वॉन का एक कलीग आके बताता है कि उसके नए आइडिया को अप्रूवल मिल गया है। नेक्स्ट सीन में हम जुन को देखते हैं जो कि एक्सरसाइज कर रहा होता है, लेकिन बार बार ना उसे वॉन की ही याद आ रही होती है। वो उसे काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा होता है। अब उसका ऑफिस में भी पहले जैसे मन नहीं लगता। सोच रहा होता है क्या वो कोई एंजल थी जो अचानक से गायब हो गई। इधर दिन बीतने लगते हैं और वॉन नई नई बियर्स पर एक्सपेरिमेंट करने लगती है। उनके एक के बाद एक प्रोजेक्ट सक्सेस हो रहे थे। सब कोई काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी वॉन की बॉस नोटिस करती है कि वॉन के पेट में कुछ है, जिस पर वॉन बोल देती है शायद गैस होगी। लेकिन जब वॉन चेकअप कराती है तो उसे पता चलता है कि वो तो प्रेग्नेंट है। वॉन को याद आता है कि डॉक्टर ने कहा था कि मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, मेरे लिए प्रेगनेंसी मुश्किल होगी, सो मैं इतनी आसानी से प्रेग्नेंट कैसे हो गई। तभी वहाँ पर मिरॉन आ जाती है और उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। वो उससे बोलती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। कौन है वो? जिस पर वॉन क्या बोले उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता। वो बताती है कि उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। अब वो क्या करे। बाद में ये दोनों डॉक्टर के पास जाती हैं। डॉक्टर उसे बताती है कि तुम पिछले 2 वीक्स से प्रेग्नेंट हो। वॉन जैसे ही बाहर आती है तो मिरॉन से बोलती है कि अब मैं क्या करूं। जिस पर मिरॉन बोलती है कि तुम्हें उसे ढूंढना होगा। तभी इत्तेफाक से वुन की नज़र जुन पर पड़ती है जो कि उसकी जूनियर कलीग के साथ इधर ही आ रहा होता है। तभी वो देखती है कि शियोन के गले में वही लॉकेट है जो उसने उस दिन होटल में देखा था। तभी उसे याद आता है कि शियोन ने कहा था कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, वो लंबा है और काफी रोमांटिक है। बस क्या था। वॉन फौरन दौड़ते हुए जाती है और जुन का कॉलर पकड़ लेती है। वो यहाँ पर उसे जोर जोर से गालियाँ दे रही होती है और चिल्ला रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की। और जुन वो तो चुपचाप बस वॉन को ही देखे जा रहा था कि कैसे आखिर मैंने तुम्हें वापस पा लिया। तभी वॉन सियोन की तरफ देखती है और बोलती है, सियोन सही सही बताना, इसने तुम्हारे साथ क्या गलत किया। जिस पर सियोन बोलती है, ये आप क्या बोल रही हैं, ये मेरे अंकल है और मैं इनकी नीस हूँ। इससे पहले कि वो कुछ बोले पीछे से नर्स आ जाती है जो कि जोर से चिल्ला के कहती है, मैम आप अपने बच्चे की सोनोग्राफी भूल गई हैं। ये सुनकर सब कोई शॉक्ड हो जाते हैं। जुन तो कंफ्यूज ही हो जाता है कि क्या जिस औरत को मैं ढूंढ रहा था वो प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को एक कैफे में देखते हैं। यहाँ पर जुन वॉन से पूछता है कि क्या ये मेरा बेबी है। जिस पर वॉन बोलती है, नहीं नहीं ये मेरा बेबी है। जिस पर जुन कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि इस बेबी का फादर मैं हूँ। जिस पर वॉन थोड़ा चिढ़कर कहती है कि अगर मैं हाँ कह दूँ तो तुम क्या करोगे। जिस पर जुन कहता है कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, चलो शादी कर लेते हैं। ये सुन के वॉन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और शादी करने से फौरन मना कर देती है। फिर स्टोरी 7 दिन पहले जाती है। यहाँ पर हम जुन को देखते हैं जो कि रात में सो नहीं पाता क्योंकि उसे अपने भाई के मर्डर का सपना बार बार आता है। तभी वो नींद की मेडिसिन खाने जाता है, लेकिन वो देखता है कि मेडिसिन तो खत्म हो गई है। फिर हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जुन डॉक्टर से मिलता है। यहाँ पर डॉक्टर जुन से पूछते हैं कि तुम्हें रात में सोने में प्रॉब्लम हो रही है, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। जुन याद करता है कि जब वो वॉन के साथ था तो उस रात उसे बिना किसी मेडिसिन के नींद आ गई थी। यहाँ पर डॉक्टर उसे खुश रहने और टेंशन कम लेने बोलते हैं। तब वो फिर याद करता है कि वो वॉन के साथ कितना ज्यादा खुश था। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जुन वॉन को ढूंढने उसी क्लब में आया होता है। तभी उसे वॉन जैसे एक लड़की दिखती है, लेकिन वो कोई और ही होती है। तभी उसका सिक्योरिटी पूछता है, क्या तुम किसी लड़की को ढूंढ रहे हो। जिस पर जुन कुछ नहीं बोलता और फौरन वहाँ से उठकर चला जाता है। अगले दिन भी सिक्योरिटी उसके ऑफिस में आता है और देखता है जुन ख्यालों में खोया हुआ है। वो पूछता है, क्या तुम्हें किसी लड़की से पहली नज़र में ही प्यार हो गया है। जिस पर जुन कहता है, मुझे प्यार कैसे हो सकता है, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि उस रात में उस लड़की के साथ बिना मेडिसिन खाए कैसे सो गया। ये सुन के तो सिक्योरिटी के होश ही उड़ जाते हैं। वो बोलता है, क्या क्या, फिर से बोलना एक बार। फिर अगले दिन जुन उसी जैक को देखता है जो वॉन ने उसे दिया था और अब उसे पता चलता है कि उस दिन बारिश वाली लड़की भी वॉन ही थी। वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या वॉन का बार बार मिलना कोइंसिडेंस है। अगले दिन सिह्यून का बर्थडे होता है। वो अपने अंकल से फौरन बर्थडे गिफ्ट मांगती है और उसके अंकल, जो कि और कोई नहीं बल्कि जुन है, उससे मिलने आता है और उसे वही लॉकेट गिफ्ट करता है। यहाँ पर जुन बोलता है, चलो आज मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। लेकिन तभी वो मना कर देती है कि आज उसे ऑफिस जाने से पहले अपनी मैनेजर से हॉस्पिटल में मिलना है।
और वो मैनेजर और कोई नहीं बल्कि वॉन ही होती है। जैसे ही वो दोनों हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, वॉन जुन का कॉलर पकड़ लेती है और सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां जुन कह रहा होता है, मुझे लगता है तुम घबरा गई हो, मैं समझ सकता हूँ सब कुछ अचानक हो गया है, सो तुम्हें सोचने का टाइम चाहिए। वो उसे यहाँ पर अपना नंबर देकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जुन को देखते हैं जो कि कार में बैठा होता है और स्टीयरिंग से अपना सिर पीट रहा होता है। वो सोचता है कि मैंने कह तो दिया कि मैं बेबी की जिम्मेदारी लूंगा, लेकिन मैं ये सब कैसे करूंगा। जुन पहला ऑप्शन सोचता है जहां वो वॉन को चाइल्ड सपोर्ट देगा, जहां पर वॉन कहती है तो बच्चे का चेहरा कभी मत देखिएगा और इसे लेने भी कभी मत आइएगा, और जुन पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। जिस पर सुन सोचता है नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत हुआ, इसकी एंडिंग अच्छी नहीं है। फिर वो दूसरा ऑप्शन सोचता है जहां वो बच्चे को खुद पालेगा और वॉन को कंपनसेशन के रूप में पैसे दे देगा। लेकिन यहाँ पर तो वॉन सीधे जून को थप्पड़ मारने लगती है और कहती है अपने बच्चे को भला कौन बेचेगा। ऐसे कह के वो वहाँ से चले जाती है। जून सोचता है नहीं नहीं, ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। फिर वो तीसरा ऑप्शन सोचता है जहां वॉन से शादी करके बच्चे को साथ में पालने का फैसला लेता है। लेकिन ये क्या, सीट्स खाली क्यों है, मैं इमेजिन क्यों नहीं कर पा रहा, क्या यही मेरा फ्यूचर है, मेरी लाइफ डार्कनेस में चले जाएगी। प्रेजेंट में जून काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आता। नेक्स्ट सीन में वॉन ड्रिंक करने क्लब में आती है, लेकिन तभी वॉन को याद आता है कि वो तो प्रेग्नेंट है, ड्रिंक नहीं कर सकती। फिर वो याद करती है कि कैसे उसने अपने फ्रेंड्स के साथ हर दुख सुख में सेलिब्रेट किया है। यहाँ पर तो वॉन जोर जोर से रोने लगती है कि अब मैं कभी ड्रिंक नहीं कर सकती। यहाँ पर ना वो इतने जोर जोर से रो रही होती है कि सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं। तभी सडनली यहाँ एंट्री होती है जुन की भाभी जिन योंग की, और वो यहाँ पर आकर वॉन की सारी ड्रिंक्स पी लेती है, जिसे देखकर वॉन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी जियोंग कहती है तुम माँ बनने वाली हो ना, जिस पर वॉन शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये सब आपको कैसे पता। जियोंग कहती है गैस करना बहुत इजी है, एक तो अगर आपको बहुत डेंजर बीमारी हो, दूसरा अगर आप प्रेग्नेंट हो, तुम्हें देखकर लगता है तुम प्रेग्नेंट हो। ऐसे टाइम में इंसान दूसरों को ड्रिंक करता देख खुश होता है। यहाँ पर वॉन तो बस उसे देखते ही रह जाती है और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। यहाँ पर वॉन उसे बताती है कि ये बच्चा बिना प्लानिंग के हो गया है, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। जिस पर जियोंग कहती है कि मैं भी 22 साल की उम्र में एक बच्ची की मॉम बन गई थी और मुझे भी अपने सारे ड्रीम्स छोड़कर मॉम बनना पड़ा था। जिस पर वॉन कहती है मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती। जिस पर जियोंग कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपने ड्रीम्स को चुनना चाहिए, बच्चा तो आज नहीं कल हो जाएगा। तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि उस दिन जुन किसी वॉन नाम की लड़की के साथ था। ये जानते ही जियोंग वॉन पर नज़र रखने लगती है और उसे ये भी पता चल जाता है कि वॉन प्रेग्नेंट है। इंटरेस्टिंग, मतलब कि ये सब एक प्लानिंग थी। जियोंग नहीं चाहती कि जुन शादी करे। नेक्स्ट सीन में हम जुन को देखते हैं जो कि घर पर अपने भाई की फोटो ही देख रहा होता है और कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं जुन का ब्रदर जुन की काफ़ी ज़्यादा केयर करता है। तभी यहाँ पर जुन कहता है भाई वेडिंग का क्या मतलब होता है, आपने कॉलेज ख़त्म होते ही अनाउंस कर दिया था कि आप शादी करने वाले हैं, जबकि फैमिली की आपसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। जिस पर ब्रदर कहता है मुझे अपनी लाइफ में शांति चाहिए थी और कोई ऐसा पार्टनर चाहिए था जो मुझे समझ सके। लोग कहते हैं कि शादी के बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन मुझे मेरी लाइफ बहुत पसंद है, मैं अपनी वाइफ और छोटी सी बेटी के साथ काफ़ी खुश हूँ। जिस पर जुन कहता है तो फिर मेरा क्या, मैं भी तो आपकी फैमिली हूँ ना। जिस पर उसका भाई बोलता है तुम जेलस हो रहे हो, मैं तुम्हारा ध्यान भी तो रखता हूँ। ऐसा कह के वो उसे वापस से छोटे बच्चे जैसे ट्रीट करने लगता है। जिस पर जुन कहता है नहीं, आप मुझे हमेशा छोटे बच्चे जैसे ट्रीट करते हो। ऐसा कह के वो भागने लगता है और उसका भाई भी उसके पीछे पीछे भागता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ जुन अपने भाई को याद करके बहुत रो रहा होता है। दूसरी तरफ हम वॉन को देखते हैं जो कि रो रही होती है कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। तभी वॉन को जुन का मैसेज आता है, लेकिन वॉन उसे इग्नोर कर देती है क्योंकि वो अननोन नंबर से था। नेक्स्ट सीन में हम शियोन को देखते हैं जो कि अपने अंकल जुन से मिलने आई होती है। वो कहती है वो आपका बच्चा है और आपने उससे शादी के बारे में भी नहीं पूछा। जिस पर जुन कहता है ऐसा नहीं है, मैं उसकी जिम्मेदारी लूँगा। शियोन कहती है तो आप पैसे दे के अपना काम ख़त्म करना चाहते हैं, है ना,
आप सोचते हैं पैसे से सब सॉल्व हो जाएगा, मुझे पता नहीं था कि आप ऐसे इंसान हो। जुन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, जिस पर सियोन कहती है मैं सब समझती हूँ, ये सब मेरे कारण है ना। आप ब्लाइंड डेट पर नहीं जाते और शादी भी नहीं करना चाहते, मुझे ये सब सोच के बहुत बुरा लगता है, ये सब मेरे कारण ही है। ऐसा कह के शियोन वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम वॉन को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ उसे जर्मनी जाने के लिए सिलेक्ट किया जाता है, जो कि उसका एक ड्रीम था। ये सुन के वॉन काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है कि वो ऐसी कंडीशन में अब कहाँ जर्मनी जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम जून को देखते हैं, जो कि आज काफ़ी अच्छे से तैयार होता है और परफ्यूम हवा में उड़ाते हुए लगाता है। उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। तभी वो अचानक से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि सिक्योरिटी उसके जस्ट पास में खड़ा होकर उसे घूर रहा होता है। वो बोलता है तुम ऐसे मुझे क्यों घूर रहे हो, जिस पर सिक्योरिटी बोलता है मैं तो बस देख रहा हूँ कि आप जभी से परफ्यूम में क्यों नहा रहे हैं, वैसे आज आप कहाँ जा रहे हैं। जिस पर जुन कहता है बस ऐसे ही, आज हम नए ऑफिस में जा रहे हैं ना, तो मैं डिग्निटी मेंटेन कर रहा हूँ। जिस पर सिक्योरिटी बोलता है नहीं नहीं, दाल में ज़रूर कुछ काला है, मैं सवेरे से आपको नोटिस कर रहा हूँ, आज आप कुछ अलग ही मिजाज में हैं। तभी जुन उसे डांट कर चला जाता है कि वो भी अपने ड्रेसअप पर ध्यान दे, वो बिल्कुल बैरंग छाप लग रहा है। बस क्या था, ये सुनते ही सिक्योरिटी भी बॉस के स्टाइल में ब्लेजर डालता है और परफ्यूम की अपने ऊपर बरसात करने लगता है। लेकिन ये क्या, परफ्यूम तो उसके मुंह में ही घुस गया। नेक्स्ट सीन में जुन अपने सेक्रेटरी से पूछ रहा होता है कि अगर कोई आपके मैसेज का रिप्लाई न करे तो इसका क्या मतलब होता है। जिस पर सेक्रेटरी फौरन बोल पड़ता है कि उस लड़की को आपका खड़ूस मुंह पसंद नहीं आया और उसने आपको इग्नोर कर दिया। ये सुनते ही जुन उसे मारने लगता है। वैसे इन दोनों का सीन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी दिखता है। तभी जुन को यहाँ पर अपने भाई की भी याद आने लगती है कि उसका भाई कैसे बोला करता था कि शादी होने के बाद लाइफ कंप्लीट हो जाती है, और वो यहाँ पर फौरन बोल पड़ता है कि मैं शादी कर रहा हूँ। ये सुनते ही सिक्योरिटी शॉक्ड हो जाता है और फौरन गाड़ी में ब्रेक लगा देता है। बोलता है क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, वैसे वो लड़की है कौन। जुन कहता है आज हम उसी से मिलने जा रहे हैं। हाँ, सिक्योरिटी की तो सारी बात समझ में आ गई, सो ये रीज़न है सवेरे से मन में लड्डू फूटने का। नेक्स्ट सीन में हम वॉन को ऑफिस में देखते हैं, जो कि अपने करियर के बारे में सोच रही होती है कि अगर मैं इस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेती हूँ और अपना करियर छोड़ देती हूँ तो मेरे पास तो इतना बैंक बैलेंस भी नहीं है कि मैं उसे पाल सकूँ। तभी वहाँ पर शियोंग आ जाती है, जो कि उसे आंटी कह के बुलाती है। ये सुनकर वॉन शॉक्ड हो जाती है और उसे चुप रहने कहती है, जिस पर शियोन कहती है डोंट वरी, ये मैं सीक्रेट रखूँगी। यहाँ पर शियोन ये भी कहती है कि मेरे अंकल थोड़ा ओल्ड फैशन के हैं, लेकिन आप उन्हें अपना लो, वो आपको बहुत खुश रखेंगे। ये सुनकर वॉन उसे कुछ नहीं कहती, बस उसे देखती ही रहती है। शियोन बताती है वैसे वो मेरी वजह से शादी नहीं करना चाहते, कभी बाद में डिटेल में आपको सब कुछ बताऊंगी। नेक्स्ट सीन में वॉन वॉशरूम में होती है और शियोन की बातों के बारे में सोचने लगती है। जब वो बाहर आती है तो उसकी नज़र जुन पर पड़ती है, जो कि अपनी सिक्योरिटी के साथ इधर ही आ रहा होता है। ये देखकर वॉन शॉक्ड हो जाती है और वो उसे फौरन साइड में खींच लेती है। यहाँ पर सिक्योरिटी अकेला ही बात करता रहता है और देखता है ये क्या, जुन तो गायब हो गया। यहाँ पर वॉन जुन को एक रूम में ले आती है और बोलती है तुम यहाँ पर कैसे आए, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। जुन कहता है मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुमसे शादी करूँगा, क्या तुम इस बच्चे को रखने वाली हो। यहाँ पर ना वॉन कुछ नहीं कहती। जुन कहता है मैं भी इस बच्चे के लिए जिम्मेदार हूँ, हम इसी साल शादी कर सकते हैं। तभी वॉन कहती है तुमने ऑलरेडी सब कुछ सोच लिया है, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करना, हम अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, हमारे बीच जो हुआ उसे भूल जाओ। जिस पर जुन कहता है ये सब मैं कैसे भूल सकता हूँ, शादी भी एक बिजनेस की तरह होती है, चलो हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं, बच्चे के लिए ये ठीक रहेगा। लेकिन तभी वॉन कहती है मुझे ये सब नहीं करना। यहाँ पर वो दोनों झगड़ने लगते हैं। तभी वॉन को उसके बॉस के आने की आवाज़ आती है। वॉन कहती है श्श। दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। यहाँ पर वॉन उससे बोल रही होती है कि अब हम क्या करें, लेकिन जुन कुछ नहीं बोलता, बस उसे देख रहा होता है। उसे वॉन एक कैट की तरह काफ़ी क्यूट लग रही होती है। उसकी हार्ट ब्रेक तेज हो जाती है। तभी बाहर बॉस बोलती है ये डोर तो मैंने लॉक किया था, क्या कोई अंदर है। और तभी यहाँ सेक्रेटरी भी जुन को ढूंढते हुए आ जाता है। इधर वॉन कह रही होती है कि अब हम क्या करें। जुन कहता है क्या कर सकते हैं, डोर ओपन करते हैं और सबको सच सच बता देते हैं। वुन बोलती है नहीं 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 नहीं, इससे पक्का उनको हम पर शक हो जाएगा। तभी जुन वॉन से कहता है मुझे कॉल करो। वॉन कहती है लेकिन मुझे तुम्हारा नंबर नहीं पता है।
जुन कहता है मुझे पता ही था, तुमने मेरा नंबर भी शेयर नहीं किया ना। वॉन उसे सॉरी बोलती है, लेकिन तभी जुन बोलता है तुमने मेरे सारे टेक्स्ट भी नहीं पढ़े ना, कहीं तुमने मुझे ब्लॉक तो नहीं कर दिया। तभी वॉन कहती है अभी ये सब कहने का टाइम नहीं है, जल्दी कुछ करो, वो लोग अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर एक एम्प्लॉई गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जुन खुद गेट ओपन कर देता है, जिससे वो एम्प्लॉई जुन से टकरा जाता है। यहाँ पर ना बॉस जुन को देखते ही शॉक्ड हो जाती है और उसे प्रेसिडेंट कह के बुलाती है। ये सुन के तो वॉन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि जुन ही उनकी कंपनी का नया प्रेसिडेंट है। तभी बॉस जुन से पूछती है सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जिस पर जुन कहता है मैं कंपनी देखने आया था, लेकिन मेरा फ़ोन गाड़ी में रह गया। तभी मैंने इस मोहतरमा को देखा और हेल्प मांगी। क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है? बॉस कहती है नहीं नहीं, आप आराम से बात करिए। फिर वहाँ सिक्योरिटी आ जाता है और जुन से कहता है मैंने आपको कहाँ कहाँ ढूंढा, आप कहाँ थे। तभी जुन वॉन का फ़ोन लौटाते हुए बोलता है इस बार मेरा नंबर ध्यान से सेव कर लेना। यहाँ पर जाते हुए सिक्योरिटी बॉस को देखता है और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। यहाँ पर बॉस उसे क्यूट सी कैट लग रही थी। नेक्स्ट सीन में हम सिक्योरिटी और जुन को देखते हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी जुन से फ्लर्ट कर रहा होता है। सो कैसी रही फर्स्ट मीटिंग, क्या यही वो लड़की है? नाइस चॉइस। तभी जुन सीरियस होता है और कहता है चुप रहो, वो प्रेग्नेंट है और मुझे बोलती है कि सब कुछ भूल जाओ। ये सुन के तो सिक्योरिटी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। वो बोलता है क्या क्या, तुम डैड भी बनने वाले हो, मतलब एक साथ दो दो खुशी। जिस पर जुन बोलता है अभी कंफर्म नहीं है, ये सब मेरे हाथ में नहीं है। नेक्स्ट सीन में वॉन मिरॉन को जुन के बारे में बताती है। ये सुन के मिरॉन सरप्राइज हो जाती है और खुश होके कहती है तुम्हारा तो जैकपॉट लग गया। हाँ, लेकिन वॉन नर्वस होके कहती है वो बहुत अमीर है, पता नहीं उसने कितनी लड़कियों के साथ चीट किया होगा। मिरॉन कहती है हाँ हो सकता है, वो हैंडसम भी काफ़ी है। मिरॉन कहती है मेरा छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारा सब कुछ कैसा चल रहा है। मिरॉन कहती है मेरा क्या, कुछ नहीं। तभी वॉन मिरॉन और मिनवू के बारे में याद करती है कि कैसे वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। वो कुछ पूछना चाहती है, फिर सोचती है हो गया छोड़ो। तभी मिरॉन कहती है सो तुमने क्या डिसाइड किया। वॉन उसे बताती है कि उसे जर्मनी जाने का मौका मिला है। मिरॉन उसे अप्रिशिएट करती है और जर्मनी जाने के लिए मोटिवेट करती है कि तुमने इसके लिए काफ़ी मेहनत की है। तभी वॉन को एक मैसेज आता है और तभी उसे रैंडमली याद आता है कि कल उसकी मॉम का बर्थडे है। नेक्स्ट वीक में वो केक लेके अपनी मॉम के घर जाती है। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अपनी मॉम को प्यार से कहती है मॉम मैं आ गई। लेकिन यहाँ पर ना मॉम उसे देखकर जरा से भी खुश नहीं होती। ऊपर से कहती है मुझे किसी बर्डन के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने का कोई शौक नहीं है। ये सुन के वॉन को काफ़ी झटका लगता है। वो चुपचाप यहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर लौटकर कहती है कि शादी करने का फैसला आपका था, तो मुझे हमेशा से इतनी नफरत क्यों मिली। अगर मैं आप पर इतनी ज़्यादा बर्डन थी तो आपने मुझे पैदा ही क्यों किया, पेट में ही मार देती। जिस पर मॉम कहती है तुम्हें पैदा करना ही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जब से तुम पैदा हुई मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ये सुनकर वॉन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कह पड़ती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर मॉम के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो खड़ी हो जाती है और फ़ौरन कहती है कि इस बच्चे को गिरा दो, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। यहाँ पर वॉन फ़ौरन घर से निकल जाती है, जबकि मॉम पीछे चिल्ला रही होती है कि आज तुम उसी स्टेज पर खड़ी हो जहाँ कुछ सालों पहले मैं खड़ी थी। फिर वॉन पार्क में बच्चों को अपनी मॉम के साथ देखती है और रोने लगती है। यहाँ पर ना हम देखते हैं वॉन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो डॉक्टर के पास जाती है और कहती है डॉक्टर ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए।